हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक जब पढ़ा था तो उसमें आप देखोगे प्रॉब्लम हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट थर्मोडायनेमिक का प्रॉब्लम नंबर 6.10 देखेंगे। ओके, उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, उससे पहले हम लोगों ने थियरी पढ़ी थी और उसके बेसिस पे आज ही हम सम करने वाले हैं। क्लियर होगी बात? तो देखो, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज। आपको एंट्रोपी मैंने आपको बताया था, दैट इज व्हाट रैंडमनेस इन द सिस्टम। तो एंट्रोपी हम ये देख चुके थे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि एंट्रोपी इंक्रीज किस में होगी और किस में डिक्रीज होगी। ओके, क्लियर हो गई बात? तो देखो, सबसे पहला केस क्या बोला है कि अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू अ सॉलिड। एक लिक्विड है, वो किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है? तो सॉलिड के अंदर। ओके, लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, दैट मीन्स क्या होगा? फ्रीजिंग होगी। आप समझ रहे हो? फ्रीजिंग। क्लियर हो गई बात? लिक्विड से सॉलिड, दैट मीन्स व्हाट? फ्रीजिंग। ओके, फ्रीजिंग हुआ, दैट मीन्स आफ्टर फ्रीजिंग द मॉलिक्यूल अटेन एन ऑर्डर स्टेट। फ्रीजिंग के बाद एक जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑर्डर्ड स्टेट में आएंगे एंड देयरफॉर एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा आंसर में, दैट मीन्स व्हाट कि आफ्टर फ्रीजिंग, आप जानते हो कि फ्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे, तो फ्रीजिंग के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स अटेन। अब देखो, उन्होंने एक ऑर्डर्ड स्टेट में आ गए, तो आपको पता है कि अगर ऑर्डर्ड स्टेट में आएंगे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक ही जगह पे, जैसे मान लो ऐसे 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 सारे एक ही जगह पे यहाँ पे एंड आ जाएंगे, एकदम एक पैरेलल, एक ऑर्डर्ड वाइज। ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑर्डर्ड में है यानी कि क्या होगा? रेंडमनेस नहीं है उनमें। क्लियर हो गई बात? ऑर्डर्ड में है मतलब एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, रेंडमनेस नहीं है उन लोगों में। दैट मीन्स कि एंट्रोपी, जहाँ पे रेंडमनेस नहीं है, एक ऑर्डर्ड स्टेट है, वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात? समझ में आ गई? तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। सेकेंड केस देखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। तो आपका जो बोला है टेम्परेचर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का है वो कहाँ से कहाँ रेज हो रहा है? 0 टू 115 केल्विन। तो सेकेंड केस में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एट 0 केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन पे जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्टैटिक वे में काम कर रहे हैं, इस वजह से उनकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी। देयरफॉर हम ये क्या कह सकते हैं? उनकी जो एंट्रोपी यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली आप समझो कि 0 डिग्री सेल्सियस में पार्टिकल्स कैसे होंगे? एक स्टैटिक वे में होंगे ना, एक सिंपल स्टैटिक वे में। तो इस वजह से उनकी एंट्रोपी क्या होगी? दैट इज व्हाट? मिनिमम। मैंने उस टाइम मैक्सिमम बोल दिया था, सॉरी। एक स्टैटिक वे में है, दैट मीन्स उसकी जो भी पार्टिकल्स होंगे, समझ रहे हो, वो एक स्टैटिक स्टैंडर्ड, एक स्टैटिक वे में है। दैट मीन्स अभी तो कुछ चालू ही नहीं हुआ, मिनिमम होगा सबसे लोअर स्टेट में। लेकिन जैसे अभी कुछ भी नहीं है, ग्राउंड लेवल है, कुछ भी आया स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को रेज कराते हो टू 0 से 115 डिग्री केल्विन तक, समझ रहे हो ना? हमें यही तो सिचुएशन बोली है कि आप 0 से 115 करवाते हो तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? बिगिन टू मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे? मूव करना चालू हो जाएंगे। मतलब अब वो सिस्टम के अंदर एकदम स्टैटिक नहीं है, अब वो मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं और इस वजह से क्या होगा? उनमें ऑसिलेशन क्रिएट होगा। ऑसिलेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस इन द लैटाइज, यानी कि अब वो क्या करेंगे? ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे अपने पोजीशन में ही, लेटाइस में ही, एंड सिस्टम बिकम मोर डिसऑर्डर। तो जैसे ही वो ऑसिलेट करेंगे तो सिस्टम क्या होगा बेटा? सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया? सिस्टम्स बिकम मोर डिसऑर्डर्ड। सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट करेगा कौन? सिस्टम। आई बात समझ में? क्योंकि अब ऑसिलेशन हो रहा है, देयरफॉर एंट्रोपी क्या हो गई? एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में आपको पता चलेगा कि क्या रीज़न पूछा है। तो थर्ड में बोला है कि 2NaHCO3 सॉलिड दैट गिव्स Na2CO3। अगर मैं इसको रिएक्शन लिख के बताऊँ थर्ड वाला तो कुछ इस वे में दिया है, सॉरी, 2 times NaHCO3 दैट गिव्स Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। ओके, ये इक्वेशन हमें गिवन है। क्लियर हो गया? अब ये देखो, सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड प्लस गैस में है कन्वर्जन, तो आप देखते हो रिएक्टेंट आपका सॉलिड है ये वाला
और ये सॉलिड Na2CO3 क्या है आपका, किस फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में है, और CO2 और H2O क्या है, गैशियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये दोनों तो क्या है, गैस। ओके अब समझो एक चीज़, आपका रिएक्टेंट क्या है, NaHCO3 है आपका रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आपका किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है, एंड इट हैज़ लो एंट्रोपी। अब सॉलिड फॉर्म में आप जानते हो, अगर देखो गैस होती ना तो रैंडमनेस ज़्यादा होती, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो सॉलिड स्टेट है, दैट मीन्स क्या होगा कि उसका एंट्रोपी कैसा होगा, रिएक्टेंट का एंट्रोपी लो होगा, रिएक्टेंट हैज़ लो एंट्रोपी। ओके एंट्रोपी कैसी है उसकी, रिएक्टेंट एज लो एंट्रोपी, हम ये कह सकते हैं। ओके क्योंकि सॉलिड स्टेट है, गैशियस होता तो हाई होती, रैंडमली मूव करते हैं गैशियस स्टेट में। सो अमॉन्ग द प्रोडक्ट देयर आर 1 सॉलिड एंड 2 गैसेस। आप देख सकते हो प्रोडक्ट के अंदर एक सॉलिड है और 2 हमारे पास गैसेस प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। ओके देयरफॉर हम ये जो प्रोडक्ट रिप्रेजेंट अ कंडीशन ऑफ हायर एंट्रोपी, प्रोडक्ट में आपको पता है कि 2 गैस प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में 2 गैसेज आर देयर, देयरफॉर इट हैज़ क्या है, हायर एंट्रोपी, हायर एंट्रोपी। समझ गए क्यों, क्योंकि इसमें देखो मेजॉरिटी किसकी है, 2 गैस प्रेजेंट है, तो रैंडमनेस ज़्यादा क्रिएट होगा, एक सॉलिड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोडक्ट रिप्रेजेंट अ कंडीशन ऑफ व्हाट, हायर एंट्रोपी। क्लियर। इसके बाद जो लास्ट एक टर्म आता है वो हम देख लेते हैं इसी में। ओके सो आप देखोगे दैट इज फोर्थ वाले में जो आपको बोला है वो क्या बोला है, H2 है आपका गैस फॉर्म में, H2 आपका गैस फॉर्म में है, और 2 हाइड्रोजन वो भी आपका गैसियस स्टेट में फॉर्मेशन प्रोडक्ट में दे रहा है। ओके सो सबसे पहले क्या होगा आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपका दैट गिव 2 एटम्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है। एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे H2 का, वो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है। तो हियर 1 मॉलिक्यूल गिव 2 एटम्स, 2 एटम्स आपको दे रहा है। दैट इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज लीडिंग टू मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि नंबर ऑफ जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, बढ़ रहा है ना, केसेस में क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपका बढ़ता हुआ है। दैट लीडिंग टू व्हाट, तो उसकी वजह से लीडिंग टू मोर डिसऑर्डर्ड, लीडिंग टू व्हाट, मोर डिसऑर्डर स्टेट, यानी इस वजह से क्या होगा, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स हायर एंट्रोपी हुई, और वो भी देखो गैशियस स्टेट में है, यानी कि क्या होगा, हायर एंट्रोपी प्रेजेंट होगा। देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन 1 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके इसके कंपेयर में तो यही वाला ज़्यादा होगा ना, इसके कंपेयर में यही वाला ज़्यादा होगा। ओके सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज हायर एंट्रोपी के केस में आएगा, देन 1 मोल ऑफ द डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। ओके अब हम देखेंगे दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6.11। ओके तो 6 पॉइंट, ये एग्जाम्पल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडाइनमिक और इक्विलिब्रियम के केस में, जो आपको अच्छे से ये एग्जाम्पल्स थोड़ा देखना है। क्लियर हो गई बात। तो देखो सबसे पहले 6.11 की बात करो तो उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन करना है हमें। देखो क्या पहले बोला है, आयरन का ऑक्सीडेशन करना है, तो उसमें आपका रिएक्शन क्या है वो ज़रा हम देख लेते हैं। 4FeS, तो देखो 4Fe सॉलिड में, 3O2 गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है, और आपको 2Fe2O3 मिल रहा है सॉलिड स्टेट में। ओके ये आपको गिवन है। तो उसमें जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आ रही है दैट इज़ -549.4 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एट 298 केल्विन, उसमें गिवन है एंट्रोपी चेंज की वैल्यू गिवन है। सो इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, यहाँ पे जो नेगेटिव आ रही है उसके हिसाब से वाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, फिर भी रिएक्शन क्यों स्पॉन्टेनियस है। सो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू भी आपको रिएक्शन में गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको वही पूछा है कि एंट्रोपी चेंज में कि क्यों रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस बना रहा है। तो आप जानते हो कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है रिएक्शन की। अगर आंसर देखें तो स्पॉन्टेनिटी की बात कर रही हूँ मैं, याद रखना जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है उसी पे से क्वेश्चन है ये। क्लियर, स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी, सॉरी यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी जो है हमारी रिएक्शन की, उसमें आपको पता, स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन में आपको पता है हमें क्या करना होता था कि अगर मैं इसमें डेल्टा एस एंट्रोपी अगर मैं टोटल लूँ तो मुझे ये बताओ कि टोटल में क्या होगा कि हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी और प्लस एंट्रोपी सराउंडिंग की आएगी।
ओके, सिस्टम सराउंडिंग। तो अगर मैं सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालूँ तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग विच इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एच माइनस, यानी कि अगर मैं सराउंडिंग की बात करूँ तो उसमें क्या होगा बेटा, हीट का क्या एब्जॉर्प्शन होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। ओके, हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, तो उस दैट इज इक्वल टू व्हाट, वो किसके बराबर बराबर होगा, यानी कि डेल्टा आर एच माइनस। क्लियर। और टेम्परेचर टी पे आप जानते हो कि एंट्रोपी चेंज जो होगी सराउंडिंग में, यानी कि एट टेम्परेचर टाइम टी पे जो एंट्रोपी जो हमारे सराउंडिंग की होगी वो क्या होगी, दैट इज एंट्रोपी सराउंडिंग की हो जाएगी, दैट इज माइनस डेल्टा आर एच माइनस, यानी कि रिएक्शन की एंथैल्पी डिवाइड बाय टाइम टेकन। और प्रेशर कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट। ओके, प्रेशर की तो इसमें कोई बात नहीं, तो इस वजह से उसको कांस्टेंट में रख देंगे। ओके, अब यहाँ पे अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये रिएक्शन एंथैल्पी आपको सॉरी ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें आपको डेल्टा एच माइनस की पूरी रिएक्शन की वैल्यू आपको इसमें गिवन है, तो वो वैल्यू यहाँ पे कौन सी वैल्यू गिवन है, दैट इज -1648 इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। तो ये वैल्यू जो आपको गिवन है तो वही तो होगा। एंट्रोपी क्या था, दैट इज व्हाट, एंथैल्पी चेंज डिवाइड बाय टाइम, कितना क्या टाइमिंग चेंज हो रहा है, पूरी रिएक्शन की बात हो रही है उस वजह से। सो इसमें आप देखना तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज व्हाट, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एच अपॉन टी। ओके, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है, एक्चुअल में ये वाली माइनस इधर लगाओगे क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में गिवन है 1648, क्लियर ना, इंटू 10⁻³ ये वाली वैल्यू गिवन है। और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन बोला है लेने के लिए। आई बात समझ में। तो इसको आप सॉल्व कर दो तो क्या आंसर आएगा, सॉल्व करने पे 5530 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यूनिट लिखना मत भूलना। ओके, अब टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा रिएक्शन का, तो अब फाइनल पे पहुंचते हैं। टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, ओके। तो टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब क्या होगा, डेल्टा आर एस टोटल, यानी कि आर मतलब रिएक्शन का एंट्रोपी, एस मतलब एंट्रोपी टोटल, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है, आपने अभी निकाला 5530 ये वाली वैल्यू सराउंडिंग की है हमारे पास वैल्यू, हमने अभी जस्ट निकाला। तो सराउंडिंग में हमने क्या किया था, एंट्रोपी के लिए हमारे जो एंथैल्पी चेंज था वो लिखा था रिएक्शन की, डिवाइड बाय टाइम करके 5530 लेकर आए थे हम लोग। तो 5530 प्लस माइनस 549.4, क्यों माइनस 549.4, बिकॉज एंट्रोपी चेंज आपको दे के रखा था रिएक्शन में ऑलरेडी, क्लियर ना। स्टार्टिंग में आप देखो ऑक्सीडेशन जब किया था आयरन का, तो इन यानी ये सिस्टम का हुआ, ये हमारा सराउंडिंग का हो गया, क्लियर। तो दोनों को आपको क्या करना है, एडअप कर देना है। और आप लोग यूनिट्स लिखना मत भूलना, ओके। तो यूनिट्स आप लोग अपने हिसाब से डाल देना, यूनिट्स लिखना मत भूलना। तो इनको आप एडअप कर दोगे तो इसमें क्या होगा आंसर में, दैट इज़ 5530 प्लस माइनस 549.4, ओके। आपका आंसर आएगा दैट इज़ 4980.6। यूनिट लिखना किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ओके। सो ये आप लिखना, दैट शो द अबव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे देखो आंसर में हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये एक टाइप का कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुद से हो रही है बेटा। अगर यहाँ पे है ना नेगेटिव आती ना तो हमें कुछ ना कुछ हीट रिलीज करनी पड़ती, लेकिन अब कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ओके। दैट मीन्स अब ये हमारा कैसा रिएक्शन होगा, हमने ये प्रूफ करके बताया कि ये क्या शो कर रहा है, अबाउट रिएक्शन दैट इज स्पॉन्टेनियस इन द नेचर, ओके। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारा बचता है गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक कवर कर लेंगे। और हमारा चैप्टर और एक और टॉपिक है दैट इज 6.7 गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। तो ये दो टॉपिक कवर करने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओके। सो आप लोग को कोई भी डाउट हो दो न्यूमेरिकल्स में तो आप लोग मुझे पूछ लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।